नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने से पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी लर्न टेंसेस? व्हाई डू वी लर्न टेंसेस? क्योंकि जो मेरी इंग्लिश स्पोकन जो क्लास होती है उसमें कई बार जनरली स्टूडेंट आस्क मी, सर टेंस तो हमने वहां से सीख लिया था, वहां से भी सीखा था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हमें नजर नहीं आया, क्योंकि ना तो हम बोल ही पाते हैं इंग्लिश और ना ही हम लिख ही पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनसे भी यही बोलता हूं, आपसे भी यही बोल रहा हूं कि हम जनरली आप लोग क्या करते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिकों को जो सीखते हैं, उनके रूल्स को जो सीखते हैं, वो सिर्फ रूल सीखने के लिए सीखते हैं। हमारा मकसद रूल सीखने के लिए ही सीखना नहीं होता। हमारा मकसद होना चाहिए कि टॉपिक को सीखने के बाद हम उसका अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे करें, वो दैट इज मच इंपॉर्टेंट। हम बोल क्यों नहीं सकते, इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ टेंस से ही सब कुछ नहीं होता। दिस इज ट्रू, क्योंकि ग्रामर के इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर सिर्फ टेंस सीख करके ही सब कुछ हो जाता तो बाकी टॉपिक्स कोई क्यों सीखता? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक टॉपिक भी सीखते हैं तो टॉपिक को इस तरह से सीखें कि सिर्फ उसके रूल को सीखने के लिए ना सीखें, उसका यूज करना सीखें। एबीसी इंग्लिश का अगर आपने एबीसीडी भी सीख लिया, अगर आपने ए फॉर एप्पल भी सीखा है, तो आप एप्पल को एप्पल बोलना सीखें, ना कि उसको सेब कहते रहें। इफ यू हैव लर्न्ड दैट गाय इज कॉल्ड काउ इन इंग्लिश, देन स्टार्ट स्पीकिंग काउ, नॉट गाय। तो यहां स्टार्टिंग आप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है टेंसेस से, तो इस तरह से करें कि आज अगर आपने ये टेंस का ये टॉपिक, पास्ट टेंस का अगर ये टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं और इसको सीखा है, तो स्टार्ट द यूज of this tense in your daily life, in your daily conversation. मैं हमेशा अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को हर टॉपिक के बारे में यही बताता हूं। इस रूल सिखाने से पहले हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप इस टॉपिक को क्यों सीख रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टॉपिक, और इसको सीखने के बाद में what will be the benefit of this topic in your daily conversation, in your daily life. तो जब वो सीखते हैं तो उसका यूज करना सीखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि दो कारण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी हमें करना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमें आएगा। और कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपने ये सीखा है, आपने करेक्ट सीखा है, सही सीखा है, सही जगह से सीखा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ये जो टॉपिक सीख रहे हैं, ये टॉपिक को सीखने के बाद आपको 4 बेनिफिट होंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं 4। नंबर 1, you will be able to speak English correctly. You will be able to write English correctly. You will be able to understand English. And 4th, the students, all type of students, whether they are competitive students or they are academic students, all type of students will be able to attempt their examination questions related to English grammar.
तो ये 4 टॉपिक, इन 4 तरह का बेनिफिट आपको होगा। सो लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले कि आप बोल कैसे पाएंगे, इंग्लिश सही कैसे बोल पाएंगे। तो अब जब हम अपनी जो डेली लाइफ में जो बातें हम जब करते हैं, तो बातों में हम या तो प्रेजेंट यानी इस समय की बातें कर रहे हैं, जो टाइम चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन, करेंट टाइम, या फिर हम उस समय की बात, आज उस समय की बात करते हैं जो समय बीत चुका है, दैट इज पास्ट, या फिर हम उस समय की बात करते हैं जो अभी नहीं आया है, दैट इज फ्यूचर टाइम। तो ये जो पास्ट टेंस है, ये हमारी जो हेल्प करेगा, इसके जो रूल्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे उन बातों को इंग्लिश में बोलने में जो बातें हम पास्ट की करना चाहते हैं आज। तो इस टेंस को सीखने का बेनिफिट यही होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में जो हमारी मदर टंग है, उसके जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान कैसे करें, कि इन सेंटेंसेस को बोलना हो अगर इंग्लिश में या लिखना हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा या नहीं। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा ट्रांसलेट करने में। तो देखिए, वह 6 बजे से पहले सो चुकी थी। वह 6 बजे से पहले सो चुकी थी। अब यहां पर जनरली बहुत सारे जगह पर जो टीचर्स होते हैं वो रूल्स सिखाते हैं और उसमें कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, जैसे चुकी थी, चुका था, चुके थे, या, ये, ई, आई, कि ये अगर कीवर्ड्स नजर आ जाए तब आप समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिस इज ट्रू कि हाँ ऐसा होता है, ये कीवर्ड्स होते भी हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम हर सेंटेंस में इतने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें इतने सारे कीवर्ड्स, एक एक टेंस के बहुत तरह के कीवर्ड्स होते हैं, उनको कहां तक रट्टे मारेंगे, कहां तक हमको याद रहेगा। और जो हमारे टेंस है, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4-4 सब काइंड है, तो सबके कीवर्ड्स को कहां तक याद करें, जम्बलिंग हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप कीवर्ड्स को समझ लें लेकिन रट्टे ना मारें, और इसके बजाय कि आप बेटर है कि आप कंसेप्ट अपना समझ लें, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। आपको कोई कीवर्ड रटने की जरूरत नहीं है। और कंसेप्ट यही है माय डियर कि अगर कोई भी काम पास्ट में, बीते हुए समय में, ऐसे समय में जो समय बीत गया है, पूरा हो गया, और उस समय 2 काम एक के बाद एक दोनों ही पूरे हुए हैं, तब पहला जो काम पूरा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, और दूसरा काम जो हुआ है वो पास्ट इंडेफिनेट में आता है। कंडीशन ये, दोनों काम पूरे होने चाहिए। अब दोनों काम जो होता है वो कई बार, ध्यान देना आप इस बात पे, 2 काम जो होते हैं सेंटेंस में के अंदर या हमारी बातों में, वो दोनों कई बार तो कंप्लीट विजिबल होते हैं, दोनों ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये 2 काम हुए हैं। और कई बार एक काम तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा काम नजर ही नहीं आता, तो हम ये कंफ्यूज होते हैं कि दूसरा काम हुआ कहां है, तो कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट का है कि नहीं है। ये तो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए क्योंकि काम एक ही है। क्योंकि पास्ट में अगर एक काम हुआ है पूरा, एक ही, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है, चाहे कितने पहले का टाइम हो। और 2 हुए हैं तो 2 में से जो पहले हुआ है वही पास्ट परफेक्ट में आता है। तो यहां पे आप देखिए, वह 6 बजे से पहले, देखिए 6 बजे से पहले सो चुकी थी, तो 2 काम हुए ना, एक तो उसके सोने का काम और दूसरा 6 बजने का काम। तो ये भी एक तरह से जो टाइम डिनोट कर रहा है ना, ये भी काम ही है, 6 बजना, और दूसरी तरफ है उसका सोना। दोनों में पहले क्या हुआ है, सोना, सो चुकी थी। 6 तो बाद में बजे, वो तो पहले ही सो चुकी थी,
यहां डिनोट हो रहा है 6 बजे से पहले, तो पहला काम है 6 बजे से पहले। तो इसमें दो काम हुए हैं, दोनों में पहले क्या हुआ है, सो चुकी थी। तो ये जो है पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनेट में बोलेंगे। तो ये पहचान होती है हिंदी में, दो काम होंगे और दोनों ही पूरे हो चुके होंगे। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वे अजमेर जा चुके थे, वे अजमेर जा चुके थे। अब बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलेंगे कि सर इसमें तो एक ही काम हुआ है, एक ही है, दूसरा तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें या ध्यान से समझने की कोशिश करें, देखने से नहीं समझने से, अगर आपको समझ में आएगा कि कोई भी आदमी ये बात कब बोलेगा कि वो जा चुके थे, इसका मतलब उसके माइंड में एक टाइम की डेडलाइन है, वो ये कह नहीं रहा है, लेकिन उसको ये बात पता है कि वो तो उस समय से पहले जा चुके थे। अब वो कौन सा समय है वो कहीं ना कहीं उसने बोला नहीं है, तभी तो उसने ये बोला है कि वो जा चुके थे। नहीं तो वो ये भी बोल सकता था कि वो गए थे, वो गए थे, वो अजमेर गए थे। लेकिन वो अगर वो ये बोलता है कि वो अजमेर गए थे, तब तो ये पास्ट इंडेफिनेट का ही हो गया ना। लेकिन उसके कहने में फर्क है, उसने बोला है कि वो अजमेर जा चुके थे, जा चुके थे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा समय है, कोई एक ऐसा काम जरूर हुआ है, वो भी हुआ था उसके बाद में, उनके जाने के बाद में, इसीलिए वो बोल रहा है कि वो तो जा चुके थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें दूसरा काम विजिबल नहीं है, उसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और इसीलिए कई बार जो टीचर्स हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपको तो चुका, चुके, चुकी कहीं नजर आ जाए तो आप बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन आप इसको समझना भी है, साथ में कंसेप्ट भी साथ में क्लियर रखना है अपना। तीसरा सेंटेंस देखिए, सीता के आने से पहले श्याम मार्केट जा चुका था। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह के सेंटेंसेस में, और सभी लोग इस तरह के सेंटेंसेस का ही एग्जांपल ज्यादा लेते हैं क्योंकि बड़ा आसान होता है, क्योंकि दोनों काम नजर आ रहे हैं इसमें। सीता के आने से पहले, नहीं, एक तो सीता का आना, एक काम तो ये हुआ, और शाम मार्केट जा चुका, तो शाम का मार्केट जाना, दोनों काम बड़े आराम से दिखाई देंगे और दोनों काम पूरे हो गए हैं और पास्ट में हुए हैं, तो आराम से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बड़ा आसान होता है जब पास्ट में दो काम हुए होते हैं। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, श्याम मार्केट जा चुका था, पहले ये काम हुआ है। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यूज करते हैं, और जो काम बाद में हुआ है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तीनों तरह के आपको जो सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया है, इनमें कई, जैसे 6 बजे से पहले, कोई भी एक काम जो होता है वो विजिबल होता है जब तो बहुत बढ़िया, कई बार इनविजिबल होता है लेकिन वो काम उसमें होता है, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, अदरवाइज नहीं। अब आता है कि हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको तो हमने पहचानना सीख लिया, अब आता है इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पहचाने, कि कोई अगर हम सामने वाला हमसे इंग्लिश बोलेगा तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस, ही हैड अराइव्ड बिफोर इट बिकेम डार्क। नंबर 1, इसमें भी देखिए इंग्लिश में भी एक तो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है, आपको मैंने बार बार बताता आ रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब का काम ही यही होता है कि हमें टेंस के बारे में बताए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड।
हैड, HAD, हैड। तो यहां पर देखिए आप हैड, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, और क्योंकि ये परफेक्ट है पास्ट का, तो परफेक्ट कोई सा भी हो, हमेशा मैं आपको सिखाता हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल टाइप ऑफ परफेक्ट टेंसेस। We had arrived. Here, the third form of verb arrived आई हुई है before it became dark. दो काम हो रखे हैं, तो पहले तो हमको यही पता चल गया कि हैड आया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मींस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरा, अगर पूरे सेंटेंस को अगर हम पढ़े तो he had arrived, वो आ चुका था, वो आके पहुंच चुका था। अब देखिए हमने ट्रांसलेशन उसी के हिसाब से किया है, जब हमें कंफर्म हो गया ये पास्ट परफेक्ट है तो हमने उसी हिसाब से किया है, वो आ चुका था या आके पहुंच चुका था बिफोर इट बिकेम डार्क, इसके पहले की अंधेरा हुआ, अंधेरा होने से पहले, बिफोर यानी पहले। तो ये जो बिफोर है, ये दोनों काम जो हुए हैं उसके बीच में कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन, जोड़ने का, दोनों कामों को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर इट बिकेम डार्क। अब यहां पे देखिए बिकेम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया था, जब पिछला जो मैंने टेंस आपको सिखाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये पहचान होती है कि कोई भी अगर सेंटेंस जिसमें हैड आया हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और पूरा जो सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो दो काम जरूर होंगे उसमें, दोनों ही काम बीते हुए समय में पूरे हो चुके होंगे, और दोनों में एक पहले हुआ दूसरा बाद में। पहले जो हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, दूसरा जो हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अगला एग्जांपल देख लीजिए, द बॉयज सेड that they had finished their work. ट्रांसलेशन कर लेते हैं। The boy said, लड़कों ने कहा था, से का said, second form of verb, past indefinite tense, लड़कों ने कहा था, that की they had finished, यहां पे had आया हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है finished, फिनिश का finished, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। दे हैड फिनिश्ड, वो पूरा कर चुके थे, देयर वर्क, उनका कार्य, वो उनका कार्य पूरा कर चुके थे। तो यहां पे देखिए आप, इंग्लिश में हैड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है, इट मींस ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यही पहचान है, और इस पूरे सेंटेंस में अगर आप देखें तो दो काम हुए, एक तो हुआ है The boys said, लड़कों ने कहा था, एक काम हुआ, लड़कों ने कहा था, तो लड़कों का कहना, अब उन्होंने क्या कहा था, they had finished their work, कि उन्होंने उनका काम पूरा कर चुके थे। तो दो काम हुए, एक में लड़कों ने कहा है, दूसरे में उन्होंने पूरा काम किया है। तो जो काम पहले हुआ है, वो काम पहले पूरा हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में आया है, और लड़कों ने कहा, जो कहा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, उन्होंने बाद में कहा था, काम पहले पूरा हो चुका था। तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, दे हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली। इस टेंस में ध्यान दें आप, क्या कहीं आपको दूसरा काम नजर आ रहा है? आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें तो दूसरा काम है ही नहीं है। जैसे यहां पर वे अजमेर जा चुके थे, हिंदी में जब पहचान कर रहे थे, यहां पर भी यही था कि दूर दूर तक दूसरा काम नजर नहीं आ रहा। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो दूर दूर तक काम नजर नहीं आ रहा इंग्लिश में, लेकिन अगर आप इसमें भी उसी तरह से दिमाग लगाएं तब आपको जरूर कोई ना कोई एक कीवर्ड, कोई ना कोई एक हिंट वर्ड जरूर दे रखा होगा, जिससे आपको ये पता लगे कि हाँ ऑब्वियसली दूसरा काम क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन हुआ जरूर है, क्योंकि जो पहले काम हुआ है उसको जो कहने का तरीका है वो तरीका ऐसा है जिससे कि ये क्लियरली
श्योर हो रहा है कि यस एक काम जरूर पूरा हुआ है। दे हैड ऑलरेडी गॉन, वो ऑलरेडी, पहले से, ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही, पहले ही। दे हैड ऑलरेडी गॉन, वो तो पहले ही जा चुके थे टू दिल्ली, दिल्ली को, तो पहले ही दिल्ली जा चुके थे। इसका मतलब वो जा तो चुके थे, लेकिन किसी काम और भी एक ऐसा हुआ है जिसके पहले ही। अब वो जो काम क्या हुआ है वो नहीं बताया, लेकिन जो ऑलरेडी वर्ड है, ऑलरेडी, इससे ये बात क्लियर हो गई है कि हां एक काम और भी हुआ था, और वो तो दिल्ली जो गए हैं वो उस काम के होने के पहले ही चले गए थे। तो दे हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इंग्लिश में वो भी हेल्पफुल होते हैं हमको ये बताने में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। और वैसे जो हम बोल रहे थे, यहां पर देखिए हैड आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, और गॉन जो यहां पे आया हुआ है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गॉन। ऑलरेडी यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है, तो दे हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस में, जिन सेंटेंसेस में दो काम हो रखे हैं, एक काम हो सकता है पूरी तरह से विजिबल ना हो, लेकिन पहले काम के साथ में कोई ना कोई एक कीवर्ड ऐसा होगा या लैंग्वेज ऐसी होगी जिससे ये पता चल रहा है कि दो काम हुए थे। तो अगर पास्ट में दो काम पूरे हुए हैं एक के बाद एक, तो पहला काम पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। दूसरा जो पहचान ये हम अच्छी तरह पहले से ही जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पहचान करनी सीखी है हिंदी में सेंटेंसेस की और इंग्लिश में। अब जो हमारा अगला काम है कि हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। वो तो जैसे कि हर टेंस की क्लास में मैं आपको बताता रहता हूं कि जो सेंटेंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। हर टेंस के सेंटेंस चार तरह के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल अगर ले लें, बे अजमेर जा चुके थे, बे अजमेर जा चुके थे, अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, लेकिन सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। और अगर मैं बोलूं बे अजमेर नहीं जा चुके थे, बे अजमेर नहीं गए थे, तब सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। नहीं वर्ड आ गया ना, तो नेगेटिव हो गया। लेकिन टेंस अभी भी पास्ट परफेक्ट ही है, वो वे अजमेर नहीं जा चुके थे। और अगर सेंटेंस में बदल दूं कि क्या वे अजमेर जा चुके थे, तो सेंटेंस तो बदल गया, क्योंकि अब सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है, तो इंटेरोगेटिव बन गया। टेंस अभी भी वही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो टेंस बदल रहे हैं, बे अजमेर जा चुके थे, बे अजमेर नहीं जा चुके थे, नेगेटिव। क्या बे अजमेर जा चुके थे? इंटेरोगेटिव। और क्या बे अजमेर नहीं जा चुके थे? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो सेंटेंस, चार सेंटेंस, हर टेंस के चार तरह के सेंटेंस होते हैं। अब हम चारों ही तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और मैं जैसे हर क्लास में आपको बताता हूं कि चारों जो सेंटेंस होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अलग अलग ही होता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं हर बार आपको सिखाया हूं, पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उन वीडियोस को आप जरूर देखना। अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट।
ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट, वह 6 बजे से पहले सो चुकी थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सेंटेंस में दो काम होंगे, दो में से जो पहले हुआ है उसको पहले लिखेंगे और वो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम बाद में हुआ है वो हम बाद में लिखेंगे और वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो इसमें पहले क्या हुआ है? वह 6 बजे से पहले सो चुकी थी। सोने का काम पहले हुआ है ना, 6 बजे बाद, 6 बाद में बचे हैं, तो वह सो चुकी थी। तो सब्जेक्ट सी, फिर है वर्ब है सोना, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लैप, सी हैड स्लैप। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो अब दूसरा काम 6 बजे से पहले, तो पहले को बिफोर यानी कनेक्टर, दूसरा जो काम है 6 का बजना, 6 बजे और उसके सोने के बीच में जो दो काम होते हैं, दोनों कामों के बीच में कनेक्टर लगाना पड़ता है। तो यहां पे जो कनेक्टर है वो है बिफोर। ये कनेक्टर है। दो काम, पहले काम क्या है? सी हैड स्लेप्ट, वो सो चुकी थी। अब दूसरा काम 6 बजे से पहले, बिफोर 6। अब 6 o'clock, बिफोर 6 भी लिख सकते हैं, ऐसा ही है। और आप चाहे तो बिफोर 6 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेंटेंस में दो काम हो रखे होते हैं, तो जब दो काम हो रखे हैं तो आपको बड़े ध्यान से पहचानना है। हिंदी में कई बार जो सेंटेंस पहले काम जो हुआ है वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो काम पहले हुआ, लिखा कहीं भी हो, पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, लेकिन जो काम पहले हुआ है उसको इंग्लिश में तो हमको पहले ही लिखना है, और फिर दूसरा काम जो हुआ है वो बाद में लिखना है, बीच में कनेक्टर यूज करना है बिफोर। और अगर हम आगे पीछे भी लिखे बाद वाले काम जो बाद में हुआ है उसको पहले लिख दें, वो जो पहले हुआ उसको बाद में, तो कनेक्टर चेंज हो जाएगा, कनेक्टर बिफोर की बजाय आफ्टर आ जाएगा। तो ये रूल्स होते हैं। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया, अब नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रहे, मैं यहां पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट का तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर भी मैंने पास्ट परफेक्ट का लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट यानी बिफोर 6 o'clock, इसका क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट की जो क्लास थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो क्लास है उसमें हम सीख चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करी है, नहीं देखी है, तो वो जरूर देख लें उस क्लास को। और उस क्लास को जब टाइप करेंगे तो टेंसेस बाय साहब सिंह सर, ये आप YouTube पे डाल दें, टेंसेस बाय साहब सिंह सर, आपको सारे मेरे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वहां से आपको देखना है। यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है, वह 6 बजे से पहले नहीं सो चुकी थी, वह 6 बजे से पहले नहीं सो चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस होते हैं हिंदी में। तो अब यहां पर भी अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले काम क्या हुआ? सोने का, तो पहले उसको लिखते हैं सब्जेक्ट सी, उसके बाद में फिर हैड नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोना, तो सी हैड नॉट स्लेप्ट, फिर कनेक्टर बिफोर,
यहां पे बिफोर, और अगला काम क्या हुआ है, 6 बजने, 6 का बजना, बिफोर 6 o'clock। इस तरह से यहां पर हमने ट्रांसलेट कर लिया। यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, शी हैड नॉट स्लेप्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आया है, शी हैड नॉट स्लेप्ट। और ये हमारा दूसरा काम है 6 o'clock, और बीच में कनेक्टर। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने सीखा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते थे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, कोई सा भी इंटेरोगेटिव हो, किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है। और एक और इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो WH फैमिली के वर्ड से बनते हैं, वो हमेशा मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर भी करूंगा, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हमारा है। जो WH फैमिली के वर्ड से जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे उनको यूज करें, सही यूज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो भी हमारा जरूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टेंसेस हैं ये स्टेप बाय स्टेप आप देखें, तभी आपको इसका यूज समझ में आएगा और आपकी डेली लाइफ में इनका यूज कर पाएंगे आप 100%, तभी समझ में आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी पहला जो मेरा टेंस का वीडियो है वो इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रेजेंट के चारों, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अलग वीडियो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फिर पास्ट इंडेफिनेट का भी है, पास्ट कंटिन्यूअस का भी है, और ये पास्ट परफेक्ट का है। तो इसके पहले के जो वीडियोज हैं उनको आप जरूर देखना है, आपको 100% उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा, एक एक चीज क्लियर समझ में आएगी। सिर्फ और रूल्स सीखने के लिए नहीं सीखना, उनका यूज करना भी सिखाता हूं मैं, तो उनका यूज भी आप कर पाएंगे। तो अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, बाद में सब्जेक्ट के बाद में फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। अब आप यहां पे देखिए हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब। अब यहां पे हेड पहले लिख देते हैं, पहले हिंदी का सेंटेंस, इसका अब सेकंड वाले का एग्जांपल लेते हैं, वे अजमेर जा चुके थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हिंदी में अगर इंटरोगेटिव बनाए तो क्या वे अजमेर जा चुके थे, क्या वे अजमेर जा चुके थे। ये हिंदी का इस तरह का सेंटेंस होता है। ये देखिए क्या इसमें सबसे पहले आता है, तो हिंदी में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है किसी भी टेंस का, अगर उसमें क्या सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वो इंटेरोगेटिव होगा, और वो ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जो अगर किसी से पूछा जाता है तो उसका जवाब सामने वाला या तो यस में देगा या फिर नो में देगा। क्योंकि अगर ये सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं क्या वे अजमेर जा चुके थे, तो आप अगर आंसर जानते हैं तो आप या तो बोलेंगे यस या बोलेंगे नो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तब पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा दे। तो सब्जेक्ट कौन सा वर्ड होता है, जो काम करने वाला होता है, तो इसमें काम करने वाला कौन है, क्या वे अजमेर जा चुके, वे, तो दे, दे हैड दे। उसके बाद में फिर वर्ब, वर्ब यानी क्या काम हो रहा है, सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्या वे अजमेर जा चुके थे, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाना यानी गो। तो गो का थर्ड फॉर्म गोन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या काम हुआ, अजमेर का जाना, अजमेर में जाना, हैड दे गॉन टू अजमेर, हैड दे गॉन टू अजमेर। तो इस तरह से हमने ये ट्रांसलेट कर लिया। ये मैंने आपको पहले यहां पे जो एक्सप्लेन कर रहा था तब सिखा दिया था कि इसमें भी दो काम हैं, लेकिन दूसरा वाला काम यहाँ पे इनविजिबल है। हैड दे गॉन टू अजमेर, क्या वो अजमेर जा चुके थे। अब यहाँ पे ये जो पूछने का जो मीनिंग है इसका वो ये है कि उसके दिमाग में एक बात और भी है जो वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कौन सा है, या आपस में बातचीत में कि वो कौन सी टाइम की बात कर रहा है, उस टाइम से पहले क्या वो जा चुके थे, क्या वो इस समय से पहले जा चुके थे। तो वो जो काम हुआ है वो काम आपस में जब बातें करते वक्त अंडरस्टूड होता है। अब अंडरस्टूड तो है आपस में, लेकिन वो यहां पर पूछते वक्त उन्होंने क्लियरली उस बात को, उस दूसरे वाले काम को नहीं बताया। तो कई बार जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, हमारी बातों की जब चेन चल रही होती है, तो हम हर वक्त हर सेंटेंस को पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अंडरस्टूड होता है। तो यहां पर भी ये ऐसा ही है। अब ये आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें दूसरा काम है या नहीं है। तो उसकी लैंग्वेज, जो सेंटेंस की लैंग्वेज है, उससे पता चलता है। तो यहां पे भी अजमेर जा चुके थे, इससे आप उस लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम है। तो ओके, यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, पिछले वीडियोस में बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव, एक तो इंटरोगेटिव वे जिनके आंसर यस या नो में होता है, जैसे हमने ट्रांसलेट किया है, क्या वे अजमेर जा चुके थे, तो आंसर होगा यस या नो। लेकिन एक ऐसे इंटरोगेटिव जिनका जवाब यस या नो में ना हो करके और बल्कि कुछ जवाब देना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहां पे सेंटेंस बनाऊं आपको कि वे कहां जा चुके थे, वे कहां जा चुके थे, वे कहां जा चुके थे। अबे कहां जा चुके थे, इसका जवाब अगर आप देखें तो क्या यस या नो में होगा? नहीं होगा। इसमें आपको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, उस जगह का नाम बताना पड़ेगा कि क्या वो उस समय से पहले कहां जा चुके थे। यानी कोई समय तो है यहां पे, इनविजिबल है, लेकिन कहां जा चुके थे, उस जगह का नाम बताना पड़ेगा ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनको ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें WH फैमिली के वर्ड्स का यूज होता है। तो यहां पे जो WH फैमिली का जो कीवर्ड है वो है कहां। कहां को इंग्लिश में होता है वेयर। तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, और मैं हमेशा जैसे बताता रहता हूं WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वेयर हैड दे, और उसके बाद में फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर हैड दे गॉन, यानी जाना को गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैड दे गॉन। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जो अगला जो हमारा सेंटेंस काइंड है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसमें हम हैड यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। मैं लिख देता हूं, इनको मिटा देते हैं ऊपर वालों को। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि वो इंटरोगेटिव है। तो हैड पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट,
नॉट भी आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, हैड देन सब्जेक्ट फिर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं। तो अगला स्ट्रक्चर है जिसमें हम नॉट को हेड के साथ में ही बोल सकते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये नॉट जो था वो पहले आ चुका है तो बाद में लिखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज कब हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जिसमें नॉट बाद में बोलना है, कब हमें सेकंड स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जिसमें नॉट कंबाइन है, ये मैंने अपने जो प्रेजेंट टेंस के जो वीडियोस हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप उन वीडियोस को जरूर देखना। यहां पे हर बार अगर हर चीज को एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए आप उन वीडियोस को देखना, वहां पे आपको पता चल जाएगा ये। तो अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। हेड सब्जेक्ट, तो सेंटेंस आप ये वाला लेते हैं हम, थर्ड वाला, ये वाला। सीता के आने से पहले श्याम मार्केट जा चुका था। तो इसको अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोले तो क्या सीता के आने से पहले, सीता के आने से पहले श्याम मार्केट जा चुका था? इस तरह का सेंटेंस होता है हिंदी में। यानी क्या पहले आया हुआ है, और नहीं भी, क्या सीता के आने से पहले श्याम मार्केट नहीं, यहां पे नहीं भी आएगा, नहीं जा चुका। तो अब आप इसमें देखें दो काम हो रखे हैं, बड़े क्लियरली विजिबल है। एक तो सीता का आना और एक श्याम का मार्केट जाना। बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है पहले। इनको ट्रांसलेट करना बड़ा आसान सा है, हम कर देते हैं। तो इसमें काम पहले क्या हुआ है? श्याम मार्केट जा चुका था, ये काम पहले हुआ है। तो मैंने जैसे बताया था, जो काम पहले हुआ है वो उसको हम पहले बोलेंगे, वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो हैड श्याम, हैड श्याम नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड श्याम नॉट गॉन, यानी जाना, जाने को गो बोलते हैं। थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट, ऑब्जेक्ट है टू मार्केट। हैड श्याम नॉट गॉन टू मार्केट। अब ये तो हो गया हमारा पहला काम जो पास्ट परफेक्ट का है। अब इसके बाद क्या काम हुआ है? वो हुआ है सीता के आने से पहले। लेकिन जो दूसरा काम हुआ है, उस दूसरे काम को लिखने से पहले बीच में कनेक्टर, यानी पहले को बिफोर, बिफोर। अब अगला जो काम है सीता के आने से पहले, तो पहले का तो हमने बिफोर लिख दिया, सीता का आना। सब्जेक्ट क्या है? सीता, बिफोर सीता और केम। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट सीता और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहां पे ये जो पार्ट है ये तो अफर्मेटिव ही है, सीता के आना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो ये वाला है, श्याम मार्केट नहीं जा चुका था, नेगेटिव और क्या पहले से लिखा हुआ है, तो ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये तो अफर्मेटिव ही है, सीता के आने से पहले यानी सीता का आना, तो बिफोर सीता केम। अब अगला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको भी हम लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर फर्क इतना सही है कि अगर हम चाहें तो नोट को पहले लिख दिया, हैडंट श्याम गॉन टू मार्केट बिफोर सीता के। ये हमारा अगला ट्रांसलेशन हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से
हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के चारों तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनको ट्रांसलेट करना सीखा। और हमने हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान करनी सीखी। अब जो मैं बोलता हूं कि उनको डेली लाइफ में यूज करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम कोई भी जो काम होता है हमारी डेली लाइफ में, जो ऐसे काम होते हैं जो पहले हुए हैं और पहले हुए लेकिन बात हम आज कर रहे हैं, अब तो ऐसे कामों को आप कोशिश करें पहचानने की कि यस, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस two works, two actions had completed in the past. अब जब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप कोशिश करें बोलने की। जैसे मान लो आपको पता चल जाता है हाँ ये सेंटेंस पहले का है, तो उसको जैसे छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के रूल्स के हिसाब से बोलें, नेगेटिव है तो नेगेटिव के रूल से, और इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव, यानी पहचान के उनको कोशिश करें उनको बोलने की धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस होता है, देखिए दो चीजें हैं इस पे स्पोकन के लिए, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आपको आएगा क्योंकि आप सही सीख रहे हैं, सही जगह से सीख रहे हैं, एक एक चीज क्लियर सीख रहे हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जो मैं सीख रहा हूं वो सही सीख रहा हूं। और उसके बाद में जब आप बोलना शुरू करेंगे एक एक चीज को, एक एक स्टेप को, जब आप बोलना छोटी छोटी सेंटेंस बोलिए, आपकी टंग जो है क्लियर होगी, उसको आदत पड़ेगी बोलने की। और जब आप छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होगा। आप 2 वर्ड के सेंटेंस, 3 वर्ड के सेंटेंस, ही हैड गॉन, ही हैड ईटन लंच, इस तरह के, दे हैड ऑलरेडी प्लेड, इस तरह के जो सेंटेंस है उनको कोशिश करें बोलने की, आपको कॉन्फिडेंस है। और जो कॉन्फिडेंस जैसे जैसे हमारा बढ़ता रहता है तब हम क्या करते हैं कि अगला जो टेंस के जो टॉपिक होते हैं, जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं, उनको सीखना हमारा चुटकियों का खेल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रामर के सारे रूल्स, जैसे बोलते हैं ना सारे रूल सीख लेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे, आप पूरी ग्रामर के पूरे रूल सीख लीजिए, अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्रामर का एक भी रूल सीखते हैं और उसका यूज करना शुरू कर देते हैं तो कम से कम आप उससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं उनको बोल पाते हैं। जितने भी इंग्लिश बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उनको इंग्लिश के सारे रूल्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है इंग्लिश के जो टीचर्स होते हैं उनको इंग्लिश के सारे रूल्स आते हैं, ग्रामर के सारे रूल्स, हर टीचर को, इंग्लिश टीचर को सारे आते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो स्पोकन फ्लुएंसी होती है वो शायद कई बार टीचर्स की नहीं हो पाती, जबकि टीचर सारे रूल्स के बहुत अच्छे नॉलेजवान होते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी सीख रहे हैं उनको साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। अब भी मैंने जो चौथा आपको काम का जो प्रॉमिस किया था आज कि स्टूडेंट्स, ये काम तो मैंने सिखा दिया, अब चौथा जो स्टूडेंट्स की वो एग्जाम्स में जो उनको फिलअप एक्सरसाइज आती है उनमें कैसे फिल करें वो भी मैं आज आपको सिखा देता हूं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सिखा देता हूं। फिलअप एक्सरसाइज, फिलअप एक्सरसाइज। अब इसमें माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरह के हम कुछ लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे मोहन डैश रीच होम, मोहन डैश रीच होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, मोहन डैश रीच होम
बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहां पे अगर आप देखें तो इसके अंदर मोहन डैश रीच होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आप कोई भी ब्लैंक को ट्रांसलेट करते हैं तो उसका रफ ट्रांसलेट मतलब फिल करते हैं, कोई भी ब्लैंक को फिल करते हैं उससे पहले रफ ट्रांसलेशन करते हैं। रफ ट्रांसलेशन से वो उसका जो सेंटेंस है उसका फ्लो आपको पता चल जाता है। जैसे मोहन डैश रीच, मोहन रीच यानी पहुंचना, होम घर, बिफोर इसके पहले, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। यहां पे इट सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है ये रेनिंग। यानी इसके पहले की बारिश स्टार्टेड शुरू हुई थी, मोहन घर पहुंच चुका था। अब ये तो चलो हिंदी में है, मैं टीचर हूं, मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन बोलेंगे सर हमें तो ऐसे कैसे पता चलेगा। तब मैंने आपको ये तो जरूर बताया है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें दो काम हुए हैं और दोनों ही पूरे हुए हैं तो वो दोनों पास्ट के हैं। पास्ट में एक पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट वाला पार्ट तो इन्होंने बता दिया ना, और बिफोर कनेक्टर है ना, तो जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां पे सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट के बाद में हैड आ जाएगा, मोहन हैड, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रीच का रीच, रीच, मोहन हैड रीच होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। क्योंकि यहां पे आपको सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस में दो काम अगर हुए हैं और दोनों ही पास्ट में पूरे हो चुके हैं तो एक काम में एक जगह ब्लैंक देगा वो, तो एक काम या तो पूरा जो हो चुका पहले पूरा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में है। अब जैसे मैं अगला एग्जांपल देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। अगला एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, आई डैश क्लोज, आई डैश क्लोज द बुक आफ्टर आई हैड रीड इट। I dash close the book after I had read it। अब यहां पे देखिए ये जो सेंटेंस है इसको अगर आप पढ़े, आई डैश क्लोज द बुक, एक काम हुआ, फिर यहां पे आफ्टर, आफ्टर कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद दूसरा काम क्या, आई हैड रीड इट, आई हैड रीड इट, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का, और रेड यहां पे थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि जो रीड होती है रीड उसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वही होती है, लेकिन स्पेलिंग वही है। जब हम बोलते हैं तो रीड को रेड बोलते हैं, आई हैड रेड इट। तो जो ये वाला जो पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट का है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हुआ, क्योंकि दोनों ही काम पास्ट में पूरे हुए। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पर नोट का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्लोज का क्लोज हो जाएगा, I closed the book, मैंने बुक क्लोज कर दी थी, आफ्टर आई हैड रीड इट, आफ्टर आई हैड रीड इट, मैंने इसको पढ़ लिया था, उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ लिया था, आई हैड रीड इट, मैंने इसको पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने बुक बंद कर दी थी। तो पहले क्या हुआ है, पढ़ लेने का काम, तो पढ़ लेने का काम जो हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट में आ ही गया। और यहां पे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ध्यान देना, जो काम पहले हुआ है यहां बाद में लिखा हुआ है अगले में, और जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए आप कंजक्शन बदल गया है, यहां पे बिफोर आया करता था, अब यहां पे आफ्टर आया। तो इस तरह से हम
सेंटेंसेस को जो एग्जाम में आते हैं उनको फिलअप कर सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमने फिलअप एक्सरसाइज करी है या ये ट्रांसलेशन जो हमने सीखा है, ये आप स्टेप बाय स्टेप यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर के यहां तक अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को सीखेंगे तो आपका क्लियर बहुत ज्यादा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट ही क्लियर करना है आपको, ये रूल्स और रेगुलेशंस को रटने की बजाय कंसेप्ट क्लियर करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप सीख लो उसको यूज करो। आज आप इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में मत बोलना, आप उनकी डायरेक्ट इंग्लिश में उनको बोलने की कोशिश करो। छोटे छोटे सेंटेंस, दो दो तीन तीन वर्ड के सेंटेंस, फिर और बड़े, फिर और बड़े। आप शीशे आईने के सामने खड़े होकर इस तरह के सेंटेंसेस को अपने आप माइंड में फ्रेम करो, अपने आप बोलने की कोशिश करो। जब आप इस तरह हर टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनको बोलने की जब प्रैक्टिस करोगे, आपकी टंग क्लियर हो जाएगी। आप जब 10, 20, 30 डेली का अगर 20 सेंटेंस आप अपने आप अकेले में बोलो, पहले अकेले में जब बोलने की प्रैक्टिस करो और फिर आप किसी के सामने सबसे पहले आप उसके साथ बोलो जो आपका सबसे नियरेस्ट है और जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरी मजाक नहीं उड़ाएगा, आप उसके साथ बोलो। फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ बोलो, दोस्तों के साथ बोल के फिर आप बाहर बोलो। आपको जैसे जैसे आप बोलते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आगे की जो भी चीजें हैं, जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो आपको फिर चुटकियों में समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं रही आपकी, प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ ही रहा है। अब आपको सिर्फ एक नए रूल की जरूरत है ताकि आप उससे रिलेटेड भी बातें बोल सकें। तब ये तरीका होता है। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ये सारे रूल सीखने की। ये रूल्स अगर आप सीख करके और सिर्फ बैठ जाएंगे और अगले रूल सीखने की अगर इंतजार करेंगे कि अगला कब वीडियो आएगा, कब हम वीडियो को देखें, रूल सीखें, देयर विल बी नो बेनिफिट। बेनिफिट तभी होगा जब यू स्टार्ट द यूज ऑफ दिस सेंटेंस, past, perfect tense and all these sentences in your daily life, in your daily conversation. So I request you to start using these rules or these sentences in your daily life, in your daily practice. अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनको एक दो बार और चलाएं, बार बार इनको चलाएं, बार बार चला करके आप फिर इस तरह से सीख जाए, कंसेप्ट क्लियर करें और फिर इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और दूसरे जो मेरे वीडियोस हैं, इसके पहले के जो वीडियोस हैं, उन टेंस के अगर उनको आप YouTube पे देखना चाहते हैं तो वहां पे टेंसेस बाय साहब सिंह सर, वहां पे लिख दें आप टेंसेस बाय साहब सिंह सर, साहब सिंह सर। ये अगर आप कीवर्ड डाल देते हैं टेंसेस बाय साहब सिंह सर तो आपको YouTube पे सारे वीडियोस नजर आ जाएंगे। उनमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप सारे वीडियोस को चलाएं, उनको देखें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले टेंस के साथ में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।